नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष कृष्णा आज आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ। आई होप सो आपने पहली वाली सीरीज़ देखी होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने तैयार भी कर लिए होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। एक प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में दिया है उसने, पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा समूह का महत्व, चौथा तीव्र समायोजन। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, मानसिक विकास भी तीव्र होता है, इसीलिए स्टैनले हॉल इसको बहुत तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। और इस उम्र में मित्रों, सहयोगियों, साथियों का एक विशेष महत्व होता है। पारिवारिक महत्व उससे थोड़ा कम हो जाता है। जो किशोर होता है उसका ध्यान मित्रों की तरफ अधिक हो जाता है, उनकी बात संगति का असर उसके ऊपर होता है। और तीव्र समायोजन, तो किशोरावस्था में तीव्र समायोजन नहीं होता है, बड़ा उद्वेलित अवस्था होती है। अगला प्रश्न पूछता है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं किस चीज़ को? थकावट और बीमारी, ठीक है ना। तो थकावट और बीमारी जो भी है शारीरिक विकास से संबंधित है। ये ना तो आत्मविश्वास से संबंधित है, ना ही संकल्प से संबंधित है, और ना ही संवेग से संबंधित है। तो थकावट और बीमारी बेसिक रूप से बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। एक्चुअली लोगों के रिक्वेस्ट आया था कि सर अगर ऑप्शंस नहीं बोलेंगे तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो हम यही प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन साथ केवल आंसर्स दिए जाएं, ऑप्शंस नहीं, है ना। तो आंसर आपको पता होगा हाँ, लेकिन जिनके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होंगे उनको मैं ज़रूर डिस्कस कर दूंगा। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? तो ये कथन वुडवर्थ का है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया है, सीखना का मतलब है कुछ नया करना। दूसरा ऑप्शन दिया है, सीखना अनुभवों का संगठन है। तीसरा है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। चौथा है, सीखने की असफलताओं के कारण सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो इसका जो संबंध नहीं है इससे, ये संबंध निम्नलिखित सीखने संबंध में जो बात सही नहीं है वो ये है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के हो सकता है, बिना किसी उद्देश्य के सीखना होता नहीं। अगर किसी भी इंसान का कोई उद्देश्य नहीं होगा तो वो क्या सीखेगा और क्यों सीखेगा, तो ये सब बड़ा सवाल होता है। तो ये संबंध सीखने से नहीं है। अगला प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेरणा का अभाव, दूसरा ऑप्शन है जीवन से न जोड़ना, तीसरा है अधिगम परिस्थिति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम मतलब सीखना, सीखने में रुकावट कौन पैदा नहीं करता है? तो अगर प्रेरणा का अभाव होगा तब भी इंसान नहीं सीखेगा। अगर जीवन से नहीं जोड़ेंगे तो अगर जीवन से जोड़ के सिखाएंगे तो जल्दी सीखता है इंसान। तो अधिगम की परिस्थितियां जो होती हैं, यानी कि सीखने की जो परिस्थितियां होती हैं, वो अधिगम में अवरोधक नॉर्मली नहीं होते हैं, सीखने वाला कहीं भी सीख सकता है। अगला है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है किस बात का? एक्चुअली एक बंदा अगर बीएड की परीक्षा दे रहा है, ऑब्वियसली उसने टीचिंग के लिए, टीचर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन वो अपनी असफलता को सिखाने के लिए ऐसा कह रहा है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। तो ये किस बात का उदाहरण है? तो उसने ऑप्शन दिया है उदात्तीकरण, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रक्षेपण, तीसरा ऑप्शन दिया है युक्तिकरण, चौथा ऑप्शन दिया तदात्मीकरण। तो ये ऑप्शन है युक्तिकरण का, यानी कि वो तरकीब लगा रहा है अपनी असफलता को सिखाने के लिए कि नहीं जी मैं शिक्षक बनना ही नहीं चाहता। अगर शिक्षक बनना नहीं चाहता तो बीएड क्यों कर रहा था, कुछ और कर रहा होता, है ना। अगला है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं क्या? ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन दिया है इसने, दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की आलोचना यानी कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जिद्दी प्रवृत्ति यानी कि ये भी है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। दिवा स्वप्न यानी कि आपका दिमाग संतुलित नहीं है, आप परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। अगला ऑप्शन है सामयिक नियंत्रण, तो सामयिक नियंत्रण है अगर आपके पास तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, यही ऑप्शन इसका सही है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असर कारक हेतुओं को स्पष्ट करती है। तो इसके लिए तो सबसे सही ऑप्शन जो है वो है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिरचित्र और टेलीविजन, ये सभी इसमें आते हैं। अगला प्रश्न, मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? मैं दोबारा बोलता हूँ, मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? ये बेसिकली गेने का कथन है। अच्छा, अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में यानी कि किशोरावस्था में मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, कैसा होता है? तो किशोरावस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगला है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो ये किशोरावस्था में परामर्श शिक्षण बहुत अधिक उपयोगी होता है। किशोरावस्था में बच्चे को आप एक ऐसी उम्र तक पहुंच जाता है कि आप डरा के चीज़ों को या पनिशमेंट दे के चीज़ें नहीं समझा सकते हैं। वहाँ पर आपको परामर्श ही बेस्ट ऑप्शन मिलता है जिससे आप किशोर को समझा सकते हैं। अगला है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं। तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं B.F. स्किनर। अगला है, स्वप्रत्यय विकास होता है किससे? स्वप्रत्यय यानी कि अपनी आइडेंटिफिकेशन, इसका विकास किससे होता है? इसका होता है स्वधारणा से। पहला ऑप्शन दिया है इसने, दूसरा है लोगों की धारणा से, तीसरा है स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, और चौथा है बुद्धि से। तो इसका सही ऑप्शन स्वधारणा और लोगों की धारणा से। एक्चुअली होता क्या है ना, अगर किसी इंसान को अक्सर एक एग्जाम्पल दिया जाता है आपको कि अगर एक कोयल का बच्चा कौवे के कुठार में चला जाता है तो वो उसी के साथ रहता है तो वो उसी जैसा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो लोग, यानी कि अगर मैं उसको कौवे के बच्चे को अदर आदमी मान लूँ, अदर इंसान मान लूँ, और कोयल को मान लूँ उसका खुद का आइडेंटिटी, ठीक है ना, तो जो स्वप्रत्यय का विकास होता है वो लोगों पर डिपेंड। जैसे किसी इंसान बच्चे को बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो एक दिन ऐसा होता है कि वो खुद ही अपने आप की क्षमताओं पर बिलीव करना छोड़ देता है और उसको लगने लगता है कि नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा भी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नवीन ज्ञान अथवा सूचना का संग्रहण करना, ये ब्रूनर के सिद्धांत में है। अगला है अर्जित ज्ञान का रूपांतर, ये बात भी ब्रूनर के सिद्धांत में है। अगला ऑप्शन है ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए आप उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और सूचना को इकट्ठा भी कर सकते हैं, तो ये भी ब्रूनर के सिद्धांत में है। ज्ञान की अपर्याप्तता ब्रूनर के सिद्धांत का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्या एक लैगिंग है कि ज्ञान की अपर्याप्तता जो है उसकी जांच नहीं करता है। ये ज्ञान कितना है या कितना नहीं है, पर्याप्त की तो जांच कर लेता है लेकिन अपर्याप्तता क्या थी, कितनी कमी रह गई उसकी जांच नहीं कर पाता। तो यही है, ब्रूनर के सिद्धांत में ये चीज़ नहीं आती है। गोलमेन का नाम जाना जाता है किस बात के लिए? बुद्धि के सिद्धांत के लिए, दूसरा ऑप्शन है आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, तीसरा है सामवेगिक बुद्धि के लिए, चौथा है सामाजिक बुद्धि के लिए। तो गोलमैन का नाम जाना जाता है सामवेगिक बुद्धि के लिए, और बुद्धि के सिद्धांत में अल्फ्रेड ऑफ वेने का मैक्सिमम नाम आता है, इनका कहीं नाम भी नहीं है उसमें। ठीक है, बाइगोत्स्की की सामाजिक विकास की थ्योरी आती है और आध्यात्मिक विकास में हम लोग पढ़ते नहीं है। अगला प्रश्न पूछता है पियाजे के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो पहला ऑप्शन देता है पूर्व कार्यात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन देता है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी गामक अवस्था, चौथा है स्थूल कार्यात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। ये किशोरावस्था के संज्ञानात्मक विकास में प्रारंभ हो जाती है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। ये वैसे अंतिम है, 12 से 18 तक जाता है, 17 तक जाता है, 21 भी मानते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है?
तो पहला ऑप्शन देता है सीखने की उत्सुकता, दूसरा ऑप्शन देता है ज्ञान की संरचना, तीसरा ऑप्शन देता है क्रमशीलता का अभाव, चौथा देता है पुष्टिकरण। तो सीखने के सिद्धांत की विशेषता नहीं है पूछा है, तो सीखने में उत्सुकता होनी चाहिए। तो सीखने के सिद्धांत की विशेषता है ज्ञान की संरचना होनी चाहिए, कि आप जो सिखा रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो, ऐसा नहीं कि आपने पहले शब्द सिखाना शुरू किया उसको छोटे बड़ा सिखा रहे हैं आप उसको, वैसे आदमी सीख नहीं सकता है, ठीक है ना। तो संरचना भी होनी चाहिए, और पुष्टिकरण यानी कि जो भी आप सिखा रहे हैं वो कितना सीखा जा रहा है, कितना सीखा गया है, अधिगम स्तर उसका क्या है, तो ये भी आवश्यक है। तो क्रमशीलता का अभाव, क्रमशीलता होनी चाहिए, तो क्रमशीलता का अभाव ही ऐसी चीज है जो शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। अगला है समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। क्या मानते हैं? पहला ऑप्शन है इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, दूसरा ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन है पुनर्बलन पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन है यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है। तो जो संज्ञानवादी मानते हैं वो मानते हैं कि समस्या समाधान एक चिंतन की प्रक्रिया है, ठीक है, कि आप अपने मन में जितना मनन चिंतन करेंगे उतना ही आप समस्याओं को ज़्यादा समाधान करेंगे, ठीक है ना। पावर ऑफ विजुलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो वो इतना ही आप समाधान कर सकते हैं, यही संज्ञानवादियों का मानना है, ठीक है। तो प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक वाले भाई साहब बोलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है अल्पकालीन स्मृति, दूसरा ऑप्शन है जीवन पर्यंत स्मृति, तीसरा ऑप्शन है दीर्घकालीन स्मृति, चौथा ऑप्शन है कार्य स्मृति। तो कौन सा घटक सूचना प्रतिक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? वो है जीवन पर्यंत स्मृति। अगला है संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान जेरोम ब्रूनर ने प्रतिपादित किया था। अगला है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, ये कथन किसका है? तो मैं आपको पूछता हूँ ये कथन किसका है? इसके ऑप्शन में बता देता हूँ जिनका नहीं है। स्टैनले हॉल का है नहीं है, जर्सील का है नहीं है, हरलॉग का है नहीं। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में ये कथन किसका है। अगला है ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, ठीक है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? ठीक है ना। पहले दोबारा बोलता हूँ, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। यह संप्रदाय कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? तो आपको बता दें व्यवहारवाद भी इस बात को मानता है, संज्ञानवाद भी इस बात को मानता है, और गेस्टाल्टवाद जो पूरे को एक होल बॉडी के रूप में स्टडी करता है आपके व्यवहार की, वो भी इसको मानता है। लेकिन संरचनावादी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय यानी कि उस पर जिन्होंने काम किया, इसको बताया समझाया, वो है डेनियल गोलमैन। ये पिछले कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना। तो संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का काम डेनियल गोलमैन को जाता है। अगली परिभाषा दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किसकी है ये परिभाषा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव, झंझावतों की अवस्था है। यह कथन किसका है? मैंने आपसे बोला है जब भी कभी खतरनाक परिभाषाएं आ जाएं, ठीक है ना, खतरनाक मतलब तूफान मतलब भारी भरकम शब्द आ जाएं, तो आप समझ लीजिएगा ये स्टैनले हॉल की परिभाषा है। तो ये भी परिभाषा स्टैनले हॉल की ही है, ठीक है। अगला है किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? जो किशोर होता है बेसिकली वो अपरिपक्व होता है, उसको लगता है मुझे बहुत कुछ आ गया है लेकिन उसको बहुत कुछ सीखना बाकी भी होता है अभी। यानी कि प्रौढ़ यानी कि जो परिपक्व हो गया है वो उसको रोकता है कि भैया हम वो ठोकर खा चुके हैं तो उस बात से समझ जाओ। लेकिन किशोर उस बात समझता ही नहीं जी हमको रोक रहे हैं, फालतू में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन बेसिकली कॉलसेनिक का है, ठीक है, कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा समझते हैं। अगला है किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है?
ठीक है ना। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्नकर्ता विधि में केवल प्रश्न पूछने वाला होता है और प्रश्न करने वाला होता है, इसमें अनुक्रिया का कोई मतलब नहीं है। अगला है मनोभौतिक विधि, अगला है आत्मनिष्ठ अंकन विधि, इसमें भी नहीं है। तो प्रयोगात्मक विधि में उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध हो रहा है उसके लिए हम उसका संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट और रेस्पॉन्स क्या आ रहा है तो उस पर हम अध्ययन करते हैं, वो होती है हमारी प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न है शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना हो। नहीं जी भैया, प्रश्नोत्तर तो होने चाहिए। प्रश्नोत्तर ही इस बात का मापक है कि कितना अधिगम स्तर हुआ है या नई सोच के लिए कि हमें क्या चीज़ें और चाहिए, ये प्रश्नोत्तर से ही होता है। तो शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना हो, ये बात गलत है। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, तो केवल अध्यापक ही छात्रों से प्रश्न पूछेगा, ये तो वन मोड हो गया। ठीक है ना, तो बाई वे नहीं हुआ, तो ये बात भी गलत है। तो छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, तो केवल छात्र ही करेगा, तब भी ये वन वे हो गया। ठीक है ना। अगला ऑप्शन है छात्र अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो शिक्षण में उत्तम प्रणाली वही है जहां पर दोनों लोग एक्टिव मोड में हैं, यानी कि शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही एक्टिव मोड में हों, तभी अच्छा अधिगम स्तर होता है। अगला प्रश्न है परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत पावलोव ने प्रतिपादित किया। अगला है मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, ये किसका कथन है, मैकडूगल वाइसक ने 14 मानव मूल प्रवृत्तियां दी हैं। ठीक है ना। अगला है संकेत अधिगम जो गेने के सीखने को सामान्यता जाना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सहचर्य अधिगम, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम, चौथा है परंपरागत संबद्धता अधिगम। तो संकेत अधिगम, तो परंपरागत संबद्धता अधिगम जो है गेने के सीखने के सिद्धांत को सामान्य के रूप में सामान्यता जाना जाता है। कौन सी आव्यूह को सुकराती विधि कहा जाता है, सुकरात की प्रश्नोत्तर भी ये है। ठीक है ना। रॉबर्ट गिन्ने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं, तो रॉबर्ट गिन्ने ने अधिगम की 8 परिस्थितियां बताई हैं। अगला है स्वाकमैन का पृष्ठ मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो स्वाकमैन का पृच्छा मॉडल जो था वो है आगमनात्मक मॉडल। ठीक है ना। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। दोबारा बोलता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये किसका कथन है, ये कथन है क्रो एंड क्रो। ठीक है ना। अगला प्रश्न है बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं कौन कौन चीज़ें। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दे रहा है वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन दे रहा है वातावरण, तीसरा ऑप्शन दे रहा है केवल वंशानुक्रम, चौथा ऑप्शन दे रहा है वंशानुक्रम और वातावरण। तो बालक के शारीरिक विकास को और मानसिक विकास को दोनों ही चीज़ें प्रभावित करती हैं, शारीरिक और वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है ना, सारी ही चीज़ें प्रभावित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। तो उद्देश्य होना ही चाहिए अधिगम में, हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा है। अभिप्रेरणा, प्रेरणा भी होनी चाहिए, बिना प्रेरणा के हम सीख नहीं सकते हैं। पुनर्बलन भी होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट, और केवल दबाव होगा तो प्रेशर में कोई काम नहीं होता है। तो वैसे भी हम जब से आरटीई आ गया है तब से हम बस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, और दबाव में होगा तो बच्चा ढंग से सीख नहीं पाएगा। तो दबाव ही है जो अधिगम की प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। तीन चार प्रश्न और करेंगे। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है कौन सी अवस्था। बेसिकली किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है। उसको अगर आप कुछ कहेंगे तो उसको लगता है नहीं जी ये हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए जो आत्मसम्मान की भावना सबसे ज़्यादा होती है
वो किशोरावस्था होती। आत्मसम्मान की भावना को स्वप्रेम की भावना से कंफ्यूज मत करिएगा। स्वप्रेम की भावना शैशवावस्था में होती है, ठीक है ना, और आत्मसम्मान की भावना किशोरावस्था में होती है, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडोलसेंस पुस्तक के लेखक स्टैनले हॉल हैं। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण हम लोग कर ही चुके हैं, ऊपर दोबारा आ गया है। अच्छा, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है केस स्टडी विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, तीसरा ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि, चौथा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। देखो सिंपल सी बात बताऊं, स्कूल बंक करने वाला जो बच्चा है तो उसके लिए प्रश्नावली विधि का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। प्रयोगात्मक विधि हो नहीं सकती उसमें, तो इसमें भी कोई हल नहीं निकलने वाला। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं दो, केस स्टडी विधि और सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि से आप पता कर सकते हैं केवल कि वो बालक कब जा रहा है, कब बंक करता है, लेकिन उससे आपको क्यों का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन केस स्टडी विधि ऐसी है जहाँ पे आपको कब और क्यों और कैसे सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन है केस स्टडी विधि से हम पता कर सकते हैं कोई बच्चा बालक स्कूल से बंक क्यों कर रहा है। अगला है किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है सभी के लिए अवसर की समानता, दूसरा ऑप्शन है, तो अवसर की समानता होगी तो तनाव क्यों होगा भाई? पीढ़ियों का अंतर, तो पीढ़ियों के अंतर से तनाव का इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आपसी वो जनरेशन गैप होता है कि चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, लेकिन तनाव का कारण तो नहीं बनता है ये। पर्यावरण से अनुकूलन होगा तो भाई तनाव क्यों होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली किशोरों में जो तनाव होता है वो होता है अपने जो उनका केमिकल और बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म अचानक बढ़ रहा होता है, तो उन चीज़ों को उसको समझने में दिक्कत होती है तो स्टार्टिंग में, तो इसलिए भी तनाव होता है। दूसरी चीज़ें होती हैं कि वो इतने बड़े ड्रीमर होते हैं, डे ड्रीमर हो जाते हैं कि उनको वो चीज़ें जब फुलफिल नहीं होती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस पे फाउंडेशन पे खड़ी नहीं होती हैं, इसलिए भी उनके अंदर तनाव आता है, और ये तनाव की थोड़ी जड़ भी है। अच्छा, एक बात और, तनाव से याद आया कि आप ज़रा अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस कोविड-19 के बाद यूथ पर, उसके मेंटल एस्पेक्ट पर, यानी कि उसकी साइकोलॉजी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। अगला है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? तो संवेगात्मक बुद्धि पर काम करने वाले हार्वर्ड गार्डनर भी हैं, डेनियल गोलमैन भी है, इनके ऊपर प्रश्न भी कर चुके हैं हम लोग, और जॉन डी मेयर भी हैं, और पीटर सॉल्वे भी हैं। तो ये सभी संवेगात्मक बुद्धि पर काम करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न पूछता है संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है क्या? पहला ऑप्शन है संवेगों को पहचानने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है संवेगों को समझने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है संवेगों को नियंत्रण रखना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी कि यहाँ पर चारों आंसर सही है हमारे, उपयुक्त सभी यानी कि चौथा आंसर सही हो जाएगा। अंतिम दो क्वेश्चन और करते हैं। अगला प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि लब्ध से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ये किताब का नाम है, संवेगात्मक बुद्धि लब्ध से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डेनियल गोलमैन। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए किस बात का? पहला ऑप्शन है आत्मचेतना का। आत्मचेतना मतलब अपने बारे में अवेयरनेस, ठीक है ना, तो उससे संवेगों के नियंत्रण पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला ऑप्शन है आत्मप्रेरणा का। आत्मप्रेरित तो हो जाएगा लेकिन उससे संवेगों का नियंत्रण नहीं होगा। अब जब प्रेरित होगा तो संवेगों का उथल पुथल जरूर हो सकता है, ठीक है ना। अगला है आत्मनियंत्रण का, अगला है आत्मानुभूति का। आत्मनियंत्रण कर लेगा तो संवेगों नियंत्रण अपने आप हो जाएगा, लेकिन आत्मानुभूति बालकों को अभ्यास करना चाहिए। किस बात का अभ्यास करेगा? आत्मनियंत्रण का अभ्यास नहीं हो सकता, ठीक है ना। अभ्यास कितना होगा? आत्मानुभूति का, अपने आप को महसूस करने का अभ्यास होगा उसको, तब वो संवेगों पर नियंत्रण अपने आप कर लेगा। ठीक है इसलिए स्टूडेंट्स, अब जितने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं तो उसके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन सीरीज पे हम ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।